1995 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पहली बार सत्ता हासिल की थी। इसके बाद सूबे में पार्टी ने 1998, 2002, 2007, 2012 और 2017 में लगातार चुनाव जीते। सरकार बनी रही। 5 साल बाद 2022 में फिर विधानसभा चुनाव आया। 27 साल से राज कर रही पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की चर्चा शुरू हो गई थी। दो ताजा जख्म थे जो लोगों के जहन में घर किए हुए थे: कोरोना महामारी के दौरान लचर व्यवस्था और मोरबी ब्रिज हादसा, जिसमें लगभग 141 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जीतना ही चाहती है, वैसे ही बीजेपी भी गुजरात में जीतना ही चाह रही थी। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद पार्टी ने जीत की रणनीति पर काम शुरू किया, कई फैसले लिए। लेकिन चुनाव बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने 2 फैसलों को अलग से अंडरलाइन किया था। चुनाव से लगभग 1 साल पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से हटा दिया गया था। भूपेंद्र पटेल नए सीएम बनाए गए। साथ ही पूरी कैबिनेट भी बदली गई थी, यानी सरकार के चेहरे से लेकर देह तक को बदला गया। 2017 के चुनाव में पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 चुनाव में पार्टी ने इनमें से 45 विधायकों के टिकट काट दिए। इन 2 फैसलों के जरिए बीजेपी ने यह मैसेज डिलीवर करना चाहा कि पब्लिक को 2017 की चुनी हुई सरकार से नाराजगी है, तो लीजिए उस सरकार का रंग रूप बदल दिया गया। लेकिन क्या ये रणनीति काम कर गई? जवाब आंकड़ों में है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीती थी, एक रिकॉर्ड तोड़ विजय। सवाल है कि बिहार चुनाव को लेकर गढ़े गए शो इलेक्शन वॉच में गुजरात बीजेपी की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी गुजरात की ही रणनीति दोहराने की जुगत में है। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में बात होगी बिहार बीजेपी की टिकट बंटवारे की रणनीति पर, वो स्ट्रैटेजी जिसने बीजेपी के विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। उन 2 सर्वे की भी बात करेंगे जिसकी रिपोर्ट दिल्ली में आला कमान के सामने पेश की गई है। साथ ही बात होगी कि बीजेपी अपने किन मंत्रियों को चुनाव लड़ाने जा रही है। क्या सम्राट चौधरी की सीट फिक्स हो गई है? साथ ही सीएम फेस को लेकर बीजेपी क्या गोटियां सेट करने में लगी हुई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार विधानसभा में 243 विधायकों की कुर्सियां लगती हैं। फिलहाल बीजेपी के 80 विधायक, आरजेडी के 77, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के 4, एआईएमआईएम के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। अब आ जाइए बीजेपी की कहानी पर। पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं ये समझ लेते हैं, फिर उनसे निपटने के लिए जो रणनीति बन रही है उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार और विधायकों के खिलाफ नाराजगी। खबरों से अगर आपका वास्ता हो तो आप जानते होंगे कि जहां तहां सत्तारूढ़ विधायकों के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। उनके क्षेत्र में ही विरोध हो रहा है। बीते 22 सितंबर को पूर्णिया सदर में बीजेपी विधायक विजय खेमका का विरोध किया गया। मियां बाजार पोखरटोला गांव के लोग सड़क ना बनने को लेकर नाराज थे। 25 अगस्त को राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे के काफिले पर पथराव कर दिया था, क्योंकि 2 बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी को भी लोग दौड़ा चुके हैं। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिनमें प्रत्यक्ष तौर पर विधायकों के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। दूसरी लहर, या कहें कि इस तरह की बहस है नैरेटिव के लेवल पर। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बीजेपी जदयू के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उनके निशाने पर ज्यादातर बीजेपी के ही नेता रहे हैं। जैसे बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को तो प्रशांत किशोर ने हत्या के मामले में अभियुक्त तक बता दिया। शिल्पी गौतम केस तक में उनका नाम घसीटा है प्रशांत किशोर ने। तीसरी चुनौती जो बीजेपी के लिए है वो सरकार के मुखिया की वजह से नीतीश कुमार की बात हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि वो मानसिक रूप से सेहतमंद नहीं है। जाहिर है ये परसेप्शन विपक्षी दलों और नेताओं के आरोप की ही जमीन पर खड़ा है। आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स और इर्द गिर्द के नेता चला रहे हैं। यह आरोप तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के माथे है, लेकिन संगठिया होने के नाते बीजेपी को भी इस सवाल से डील करना पड़ता है। तो चुनावी परीक्षा में बीजेपी इन सवालों के क्या जवाब देगी? क्या परीक्षा में आने वाले इन सवालों की तैयारी चल रही है? एबीपी से जुड़े पत्रकार और बिहार पॉलिटिक्स पर पैनी नजर रखने वाले मनोज मुकुल खबरगांव से बातचीत में बताते हैं,
अगर आप गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों का पैटर्न देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी हैवीवेट्स को चुनाव लड़ा रही है। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को मास लेवल पर चेंज कर दे रही है। बीजेपी पहले भी ऐसा करती रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी का कार्ड खोजने के लिए ये करती है। ये प्रयोग बिहार में भी हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी 3 अक्टूबर की अपनी रिपोर्ट में लीज मैथ्यू ने सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि पिछले सप्ताह उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में एक विकल्प व्यापक बदलाव का था, जैसा पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में किया था। हालांकि गुजरात के पैमाने पर बदलाव अभी संभव नहीं है, लेकिन इस बात से कोई असहमत नहीं है कि भाजपा को उम्मीदवारों के रूप में नए और साफ सुथरे चेहरे उतारने की जरूरत है। लीज मैथ्यू अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं, बिहार कोई गुजरात नहीं है। न तो बिहार में भाजपा का डोमिनेंस है, न ही राज्य में पार्टी के लिए शक्तिशाली दावेदारों की कमी है। इसका मतलब है कि नाखुश नेता भारी पड़ सकते हैं। भाजपा के सामने कर्नाटक का सबक है, जहां जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था उनमें से कई बागी हो गए और विरोधी खेमों में शामिल होकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मनोज मुकुल एक और समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं, बिहार जैसे राज्य में ऐसा प्रयोग करना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ आप गठबंधन में 3-4 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आपको कास्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी को इस बार लड़ने के लिए 101 सीटें मिल जाएं, तो पार्टी को देखना होगा कि किस कास्ट को कितनी टिकट दी जा रही है, कितना अपर कास्ट, कितना ओबीसी और कितना ईबीसी। बिहार में 36 ऐसी सीटें हैं जहां 2020 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर प्रत्याशियों का बदलना तय माना जा रहा है। साथ ही सरकार में शामिल मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। पार्टी आलाकमान ने सम्राट चौधरी और उन जैसे कुछ और नेताओं को अपने लिए सीट तलाशने का निर्देश दिया है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे ही निर्देश अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश सहनी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी मिले हैं। सम्राट चौधरी, जनक राम, हरीश सहनी और मंगल पांडे चारों ही एमएलसी हैं, एमएलए नहीं हैं, लेकिन इस बार पार्टी उन्हें एमएलए का चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि बड़े नेताओं को बताया गया है कि पार्टी उनके लिए तो सीट खोज ही रही है, वो खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से सीट देख लें। कवायद है कि अलग अलग जातियों के नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ाया जा सकता है, ताकि उस कास्ट के बीच ये मैसेज दिया जा सके कि आपकी जाति का नेता चुनाव जीतता है तो मंत्री भी बन सकता है। हैवीवेट्स यानी बड़े नेताओं के जरिए मैसेज देने की कोशिश है कि उन्हें जीतने की स्थिति में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इन बड़े चेहरों में पूर्व सांसदों और सिटिंग सांसदों के नाम शुमार हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने को है। ऐसे में बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उपनियुक्त बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने जदयू के साथ बैठक शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा जारी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने अगस्त और सितंबर में 2 सर्वे कराए थे। बिहार की सभी सीटों को लेकर ये सर्वे हुए। पार्टी के जीते हुए विधायकों को लेकर भी सर्वे कराया गया है। सर्वे की रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय समिति के सामने भी पेश किया जा चुका है, जिसके बाद टिकट काटने की चर्चाएं शुरू हुई हैं। चर्चाएं कितनी असलियत में तब्दील होती हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन अब मैराथन स्तर पर रणनीतियां बनाई जाने लगी। बीते महीने ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा था। पटना में जेपी नड्डा ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर थे। अमित शाह ने क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी को जिताने का टारगेट रखा। इन सब के पैरेलल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी जमीन तैयार कर रहा है। मीडिया में खबरें आई थी कि संघ के कार्यकर्ता दिल्ली की तर्ज पर बिहार में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन तैयारियों का नतीजा नवंबर के अंत तक पता चल जाएगा, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। नतीजे पक्ष में हों, इसी के लिए बीजेपी गुजरात मॉडल को बिहार में आजमाने की तैयारी में है। लेकिन एक मसला है, गुजरात में पार्टी सीएम बदल सकती है लेकिन बिहार में नहीं, क्योंकि साहब ये बिहार है और यहाँ शायद चुनाव इसीलिए होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकें। आपको क्या लगता है, बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? अगर आप बिहार से हैं तो बताइएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का क्या माहौल है। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है अभिषेक ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।